अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। टॉप स्टोरीज होंगी, बहुत सारी खबरें होंगी, उन पर डिस्कशन होगा। आज हम जो है आपको कहानी नहीं सुनाने जा रहे, आज हम कहानी सुनेंगे खुर्शीद भाई से। तो खुर्शीद भाई सोचे जब तक कोई छोटी सी कहानी है और जनाब हमें बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जनाब हमारे सामने आ रही है मलीर एक्सप्रेसवे के लिए लाइब्रेरी गिराने का मंसूबा सामने आया है और सैयद हाशमी लाइब्रेरी मलीर के बलोच गोट में है, जो कि लाइब्रेरी मलीर में बलोच अदबी मरकज़ भी है। तो इसे गिराया जाएगा क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की सर्वे टीम ने लाइब्रेरी पर सुर्ख निशान लगा दिया है। लाइब्रेरी ज़राई ज़मीनों के दरमियान दरख्तों में घिरी हुई है और हुकूमत लाइब्रेरी इंतज़ामिया को कोई नोटिस भी इस हवाले से जारी नहीं किया गया है। अगर इस लाइब्रेरी की बात की जाए तो इसमें उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और कई ज़बानों की किताबें जो है ना वो मौजूद हैं और जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये लाइब्रेरी है। इसे गिराने के लिए कहा जा रहा है। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि नोटिस वगैरह जारी क्यों नहीं किए गए, क्या मामला है, इसको हम ज़ेर गौर लेकर आएंगे। इसके अलावा पेपर मार्केट को सील करने के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाज किया और ताजिरों ने KMC हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा भी किया। गैर कानूनी तौर पर दुकानों को सील किया गया, दुकानों को फौरी तौर पर डीसील किया जाए, ताजिरों ने यह मुतालबा किया है और दुकानों के किरायों में 150% तक इजाफा भी कबूल नहीं है। मेयर ने आमिराना फैसला वापस ना लिया तो शटर डाउन हड़ताल होगी, ताजिरों ने यह कॉल दे दी है। इसके साथ साथ जी एक और खबर है, सिंध असम्बली में प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और सिंध असम्बली में प्रॉपर्टी टैक्स का तरमीमी बिल वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया निजार ने ऐवान में पेश किया है। सड़कों के अतराफ शजरकारी ज़ीरो है। सिंध को गूगल मैप में देखें तो हर तरफ हरियाली कम नज़र आती है और महकमे जंगलात ने सिंध को हरा भरा करने के लिए इक़दाम किए हैं। वो इक़दाम क्या हैं, ज़रा सामने लेकर आए जाएँ। तो उन्होंने कहा कि कराची में चंद बड़े तालीमी इदारों को सोलराइज़ किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक अफसरान से मुलाकात में तमाम जमातों की नुमाइंदगी रखी जाएगी। सिंध असम्बली इजलास के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी भी बेरौनक होने लगी है। सिंध में मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं वो तबाही की तरफ जाने लगे हैं और हुकूमत के अदम इंतजामात मैंग्रोव्स की शाखों के लिए घने दरख्त बनने में रुकावट हैं। पहले यहाँ लाखों की तादाद में मैंग्रोव्स मौजूद थे, लेकिन अब इसकी सिर्फ जो तादाद है वो 40,000 के करीब रह गई है। इसी वजह से जो हमें साहिल है वो भी थोड़ा बंजर होता हुआ नज़र आ रहा है और मैंग्रोव्स में कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ MKM पाकिस्तान मैदान में आ गई और MKM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मुआज़ महबूब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि ख़त में लियाकताबाद, गुलबहार, नाज़माबाद और फिरदौस कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करे। इसके अलावा स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बयान भी जारी कर दिया गया है और महंगाई की शरह में कमी पर स्टेट बैंक ने बड़ा फैसला कर दिया है और शरह सूद में 1% बड़ी कमी कर दी गई, तकरीबन 1.5%। तो इस हवाले से जानेंगे कि एक साल बुनियादी जो शरह सूद है वो 22% पे था, अब इसमें कमी आ गई है और 11.76% पर जो है पहुँच गया है। इस हवाले से भी आज के हम शो में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। खुर्शीद रहमानी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, ज़बरदस्त तैयारी हो रही है बकरीद की, शेवे बढ़ा रही है, बाल वाल बढ़ा लिए सब है ना? 10 दिन तक तो हज तक तो ये है कि ना दाढ़ी और ना शेव करनी है ना कुछ, बस यही कर रहे हैं क्योंकि तकबीरात भी पढ़ रहे हैं, कोई नमाज रोजे का भी एहतमाम कर रहे हैं, बस दाढ़ी रख ली है यहाँ तक। नहीं दाढ़ी तो नहीं है, शेव बढ़ गई, दाढ़ी आने की तैयारी हो रही है। अशरफ भाई और खुर्शीद भाई कैसे? आप कहानी सोची आपने? कोई कहानी, कोई सीख दे दे, कोई मोटिवेशनल बात ही कर ले। एक शेर है कि सब्र ऐसी ताकत है मेरी सख्ती अयाम में भी, सब्र ऐसी ताकत है मेरी सख्ती अयाम में भी, इस सिर्फ से कभी आदमी फुगा नहीं करता। जिस शख्स में भी सब्र की कुव्वत होती है, ताकत होती है, तो वो अपने अंदर खुद एक कुव्वत मुदाफ़ियत रखता है कि वो कभी किसी के सामने रोता नहीं है और उस न रोने की वजह से उसके अंदर अपने एक ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला पैदा कर देता है कि उसका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो जाता है और वो फिर ताल्लुक़ बिल्ला वाली जो मिसाल है कि अल्लाह से जब ताल्लुक़ हो जाता है तो फिर दुनिया के सारे रास्ते ऐसे ही। और कुरान की एक आयत का मफ़हूम है कि दुनिया के जो सहारे हैं वो बिल्कुल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं। बेशक। तो फिर जब इंसान ये सोच लेता है कि मेरी जो कुव्वत इरादी है वो इतनी मजबूत है और मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से ही है, तो फिर इंसान जो दुनिया के सहारे हैं, जो आप ये कह लें कि वो आर्जी हैं, उनसे ताल्लुक़ नहीं बनाता बल्कि अल्लाह से बनाता है और अपनी जो हाजत है, अपनी जो परेशानी है वो भी अल्लाह से रुजू करता है और अल्लाह ही उस मसाइल से, मुश्किलात से निकालने वाला है। तो जो शायर है उसने इस 2 मिसरों में इतने वाज़े मफ़हूम बताए हैं कि अगर कोई शख्स इस पर अमल कर ले
और हम क्योंकि सब्र करना बहुत बड़ी मज़ाहमत इंसान कर रहा होता है, और ना चाहते हुए भी इंसान जो बात कहीं नहीं करनी वो भी वहीं कर देता है। तो अगर उसको खामोशी इख्तियार कर ले, सब्र कर ले, अल्लाह से दुआ मांग ले, तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ी सुकून भी मिलता है और फिर उसका तमस्कुर नहीं उड़ता। अच्छा, अब इसमें जो आपने ये बात करें ना, ये वो अयाम है ख़ास तौर पर जब हम 10 दिनों की बात करते हैं ज़ुल्हज के, तो इसमें जहाँ पे आपने जिक्र ही कर दिया, तो बार बार हमने स्पेशल शोज़ भी किए इस हवाले से और आगे भी करेंगे। लेकिन बात यही है कि इन 10 दिनों के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फजीलत है। और फिर हज हमें क्या सिखा रहा है? कुर्बानी देना सिखा रहा है, इबादतों का एहतराम सिखा रहा है, एहतमाम सिखा रहा है, और उसके साथ साथ जो है ना, जो सब्र की बात कर रहे हैं ना खुर्शीद भाई, वो सिखा रहा है। अभी इत्तेफाक से बात निकल आई, तो मैं आते हुए ना एक वीडियो देख रही थी गाड़ी में, और वो जी जब हज, ये 2023 के लास्ट ईयर के हज की बात है, तो उसमें हज्जाज इकराम जब गुज़र रहे हैं अरफात से, मुज़दलिफ़ा से, तो वो स्प्रे गन्स लेके खड़े हुए हैं। तो वो ना जो खादमीन हैं वहाँ पर, वो पानी उनके चेहरों पर मार रहे हैं, उनके सरों पर खुद रोक रहे हैं, आइस बैग्स रख रहे हैं। तो मुझे देख के इतना वो हुआ कि देखिए कितनी डिटेलिंग है, कितनी छोटी सी चीज़ों का जो है ना वो लोग ख्याल कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में हमारे यहाँ हीट वेव आया, कितना कुछ हुआ, अपने पैमाने पर लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखें कि कितनी बड़ी तादाद में छोड़ भी तो सकते हैं कि आए हज कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन वो इतना कोई जमजम बांट रहा है, कोई जूस के डब्बे, कोई आइसक्रीम के पैकेट्स उस वीडियो में मैंने देखा, तो इतना प्यारा लगा कि देखें अल्लाह के बंदों को सर्व करने के लिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, और वो उस वक्त जो हाजी वहाँ पर गुजर रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा है। तो कभी भी ये ना सोचें कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो छोटा होगा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर वही वाली बात कि सब्र, इबादतों का एहतमाम, इबादतों का एहतराम, और फिर इस वक्त बार बार हम जैसे कहते हैं ना कि तकबीरात को बार बार तकरार करें, पढ़ें, क्योंकि ये सबसे अफजल इस वक्त जिक्र है जो हम इन 10 अयाम के अंदर कर सकते हैं। तो थैंक यू खुर्शीद भाई, आपने भी इतनी मज़े की बात की, तो ये सारी बात याद भी आ गई। एक और आया थे कि जो ईद उल अज़हा से मुतल्लिक होती है, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर कुर्बानियाँ, तमाम तर नमाज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो मतलब ये जो ईद उल अज़हा का पैगाम है, ये सिर्फ और खालिसतन अल्लाह के लिए होता है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने अरशद कहाँ से याद आ गया? अशरफ भाई आपने वो ले लिया जी, जानवर कुर्बानी का एक हिस्सा डाला है। क्या तैयारी है? एक हिस्सा है, खुद गए हैं, क्या किया है जी? एक बकरा लिया, एक हिस्सा डाला है। नहीं, खुद लेने जाते हैं मंडी आप? तो और कौन बहनें मेरी बाहर हैं। भैया तो ऑर्डर कर देता है कि यार किसी को बोलो लिया है हमारा बकरा। बहनें मेरी बाहर हैं, तो बहनों का भी आता है। हाँ। तो क्योंकि वहाँ से यहाँ पे लोगों को देने के लिए, बाकी हम खुद से जाके लेकर आते हैं। कौन सी मंडी गए? और जरा आप क्योंकि रिपोर्टर भी हैं, तो आपने रिपोर्टर की नज़र भी रखी होगी वहाँ पर। यहाँ पे इस वक्त कराची में अगर देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड, अगर आप हैरान होंगी, जो पिछले साल मैंने 40,000 रुपये का जो बकरा लिया था, वो इस वक्त उसके 70-70, 80-80 हज़ार रुपये, अब उससे कितने आप वो करेंगे? मतलब यहाँ कराची वालों को समझ लें कि कोई दरख्त लगा हुआ है, उससे तोड़ तोड़ के पैसे दे रहे हैं। मतलब इस वक्त जो है सिचुएशन बहुत वो है पब्लिक के लिए कि जाके अगर देख रहे तो जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मंडी में चले जाए। अभी कौन सी मंडी जाना हुआ आपका? नॉर्दर्न बाईपास गए या करीब में शहर में? नहीं, मैं गया मलिक कैंट के पास, वहाँ पे है जो पीछे गाँव देहात, मतलब मेमनकोट के अतराफ में जो मंडी लगती है, वहाँ पाले हुए होते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी है। हम यहाँ कराची के लिए रोते हैं, ग्रीनरी नहीं है, मगर डमलोटी पे देखें जाके, अरे क्या खूबसूरत जगह है वो, क्योंकि मीठा पानी भी करीब से गुजर रहा है और वहाँ पे ग्रीनरी। तो वहाँ पे जो लोगों ने पाले हुए जानवर, मेरा अपनी सेंस थी कि वहाँ जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो पलते हैं वो अच्छा है, कचरा खा के नहीं बड़े होते हैं, लेकिन कुदरती यानी ऑर्गेनिक जो, जैसे कि आपका वहाँ पे गंदम भी हो रही है, दिगल चारे हो रहे हैं, वो सब तो वो क्योंकि वहाँ पे पूरा फार्मिंग हो रही है, तो वो और लेकर आए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करने वाला है। लेकिन अब आपके जिद्दोजहद मैंने यहाँ पे देखा था, वहाँ पे अच्छे रेट पे मिल गया, और वो सारे मुझे कह रहे हैं कि हमें भी दिलाओ। मैंने कहा वो वहाँ चले गए। अब ये है कि कोई लेकर आता है, सब आपको कराची वालों को पता है यहाँ भाई कितनी किली रास्ते में शीशा नीचे करके पूछने का देता। आपने तैयारी कर ली है खुर्शीद भाई, क्या कुर्बान करेंगे और कहाँ से? खूबसूरत बात अशरफ भाई ने बताई है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदा, उसके लिए सब सारे पहलुओं का जायज़ा लिया है इन्होंने, कि जानवर क्या चारा खा रहा होगा, उसकी सेहत क्या होगी। मतलब ये वो खूबसूरत बात है कि उसको दिल की चाह से जो है वो जानवर को लेकर आए, उसकी तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया बस ला के कुर्बानी कर दी, ऐसा नहीं किया इन्होंने। मतलब बड़ी एक उम्दा मैसेज है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा, कुर्बानी के लिए तैयारी हो गई है, करनी है, कहाँ से खरीदारी की, कहाँ गए? हमारे वालिद साहब ने नवाबशाह में
और जितना वहाँ से तो और ही मजे का हट्टा कट्टा कोई जानवर ढूंढ के लाए होंगे आप तो। एक बड़ा जानवर जो है वो माशाल्लाह ले लिया है माशाल्लाह। सही। और वो हिस्से होते हैं हमारे अपने कजन्स जो होते हैं वो सारे मिला के करते हैं। उसमें छोटे जानवर भी होते हैं, मतलब बकरा भी होता है, लेकिन अब्बू जो है वो उसमें जो कजन बड़े लेके आते हैं जानवर, गाय वगैरह बच्चियाँ वगैरह उसमें। चलें ज़बरदस्त, यानी सबकी तैयारी पूरी है। हमारा भी एक बकरा आ गया है, बाकी एक जो है वो हिस्सा डलना है, तो वो अभी उसकी वो कब आएगा वो पता चलेगा, एक आध दिन में हो जाएगा। लेकिन ये कि तैयारियां सबकी भरपूर जा रही हैं, जो जो कुछ कर सकता है वो अब कर लें, दिन कम है। और हम देख रहे हैं कि मंडियों में भी रौनक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे, उन पर तबसरे और तज़िये भी होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। चलते हैं सबसे पहले खबरों की तरफ। तो हम देख रहे हैं मरीर एक्सप्रेसवे के लिए लाइब्रेरी गिराने का मंसूबा सामने आ गया है, और ये कहा गया है कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया, और ये कह रहे हैं कि इंटरचेंज जो है वो तामीर किया जाएगा, इसलिए लाइब्रेरी गिराई जाएगी। तो अब ये मतबादल स्पेस दी जाएगी नहीं दी जाएगी, क्या मामला है, किसी की नज़र से गुजरा है तो बताएं। जी देखिए, लियारी एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और ये शॉर्टफॉल जो इसका पूरा मंसूबा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि इसके एग्ज़िट आपको पता है, जैसे लियारी एक्सप्रेस वे है तो आप आएँ, अगर आप मतलब के M9 मोटरवे से आप चढ़ते हैं तो आते हैं तो आपकी अलग अलग जगह पे इंटरचेंज आएंगे। जी जी जी। तो सेम लाइक उसी की तरह जो है इस पे है, क्योंकि यहाँ से आप जा रहे हैं DHA फेस 9 को मिलाने के लिए, जिसमें आपका बैरियर टाउन भी आ जाएगा। तो इसके लिए जो बहुत सारी जगह हैं जहाँ के आप लैंडिंग कर रहे हैं, तो ये राउंड में घूम के जो ना आपने देखा होगा थोड़ा सा एरिया स्पेस चाहिए होता है, तो वहाँ पे जा रहा है आके जो लाइब्रेरी का भी आ रहा है। तो यकीनी तौर पे ये प्रोजेक्ट में होगा, अगर उसको हटा रहे हैं तो यकीनन उसको जो दूसरी जगह देंगे तो उसकी उनकी प्लानिंग में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ आएगी वो गिराते हुए चले जाएंगे। कोई भी अगर प्रॉपर्टी या कोई चीज़ बनी हुई है, इससे पहले भी हुआ है कि लियारी एक्सप्रेस वे जब बन रहा था तो उसके बीच में जो चीज़ें आई, खुर्शीद रहमानी को पता कि वहाँ पे नीचे आबादियाँ थी, तो उनको उसकी जगह पे पैसे दिए गए क्योंकि पिलर आ रहे थे। और हालांकि आप हैरान होंगी, वो नदी के साथ जो बनी कच्ची आबादियाँ थी, वो कच्ची आबादी को भी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि उसको मिसमार कर दिया और पूरा उसको एंड कर दिया। तो वहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए कि आप दूसरी जगह चले जाए और फिर उसको खत्म। अरे ये फड्डा तो गुजर नाले की सफाई के वक्त भी रहा था कि वहाँ पर भी कच्ची आबादियाँ थी, और मैं तो कहती हूँ कि कच्ची आबादी वालों को आप जो है ना वो कब्जा कर लेते हैं, फिर हुकूमत जब प्रोजेक्ट्स के लिए बनाती है कोई जगह तो आप उनको तामीर करवाने के लिए उनसे पैसे लेते हैं उल्टा, तो ये कमाई का धंधा बन जाता है। लेकिन खैर ये लाइब्रेरी का मामला तो बिल्कुल अलग है, हम इसको इससे लिंक नहीं कर सकते। नहीं, मगर वो इसके जो है यकीनी तौर पर जो है इस प्रोजेक्ट में होगा उसका, और उसके लिए जो अखराजात आएंगे, जो क्योंकि जहाँ पे वो आपकी लैंडिंग साइट आ रही होगी, जैसे एग्जिट कहते हैं, आप उस पर चढ़े हुए हैं, क्योंकि वो एक मोटरवे तर्ज का बना हुआ है, नॉन मतलब के सिग्नल फ्री कॉरिडोर होता है, आप नॉन स्टॉप जा रहे हैं, जहाँ आप एग्जिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जब अगर लैंडिंग साइड आ रही है तो अगर उसको होगा तो यकीनी तौर पे इस प्रोजेक्ट में उसके लिए पैसे रखे हैं। ठीक है, खुर्शीद भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें ये चीज़ है कि जो लाइब्रेरी को मस्मार करने का उसमें कहा जा रहा है, तो देखें लाइब्रेरी वैसे तो अखलाकी तौर पे उसको मस्मार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चूँकि अब वो वक्त की ज़रूरत है वहाँ से उसको हटाना, तो मैं समझता हूँ उसमें ये ऐड होना चाहिए कि अगर लाइब्रेरी की जगह अगर मस्मार की जा रही है तो उससे बेहतर को लाइब्रेरी बना के दी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक इल्म अदब का गहवारा है। बलूची ज़ुबान, कल्चर, सकाफ़त पर वहाँ रिसर्च हो रही है, और वहाँ पर वहाँ के जो लियारी के जो मकीन है वो बच्चे, नौजवान बच्चे वहाँ पढ़ने भी आते हैं। वो किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा है किताबों का वहाँ पे, और क्योंकि वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अपनी ज़ाती राय है, किताबों का वो ज़ख़ीरा और वहाँ पर जो रिसर्च और तहकीक हो रही है उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर ठीक उसको मस्मार कर भी दिया जाए तो उस तरह की कोई और लाइब्रेरी बना के दे देंगे। ठीक, यकीनन बिल्कुल। वैसे भी शहर में जो है ना वो लाइब्रेरियों को एक तो आबाद नहीं है और तादाद भी अब कम है, लेकिन खैर रुझान भी चेंज हो गया है, तो तादाद ना भी बढ़ाए, लेकिन जो है उनको ज़रूर प्रिजर्व रखना चाहिए, उनको रखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आयमा हमारी नुमाइंदा मौजूद है। ज़रा कराची में आज मौसम की सूरत हाल कदरे बेहतर है। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, और मौसम जो है ना सूरज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो पूरी आबोदाब के साथ आ रहा है। तो आइए मौसम का अहवाल जानते हैं, आयमा हमें अपडेट करेंगी। आयमा बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जो है वो डिफेंस की ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हूँ। और रमशा देखें मौसम के हवाले से बात करें तो कराची का मौसम जो है वो आजकल पल पल जो है वो करवट बदल रहा है। कभी जो है वो शदीद गर्मी होती है तो कभी जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पहले जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी शहर में जारी था। जबकि जो गर्मी है, लेकिन जो गर्मी है वो अपने जो है वो लेवल पे ही है। हम देख रहे हैं कि सुबह होती है तो मौसम थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन जैसे 12-1 बजे का टाइम होता
होता है तो उस टाइम जो है वो मतला साफ भी हो जाता है, तेज़ धूप निकल आती है और शहर में जो है वो गर्मी का राज जो है वो बरकरार होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों का जो है वो इस वक्त बुरा हाल हो चुका है। शहरी गर्मी से जो है वो खासे बेहाल हो गए और कराची वाले अब सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं कि बस जल्दी से बारिशें हो, मौसम बेहतर हो, मानसून आए और जो है वो कराची का मौसम एक बार फिर से जो है वो अच्छा हो जाए। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो इस वक्त कोई ऐसी पेशन गोई नहीं की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो अभी यही बताया जा रहा है कि जो प्री मानसून है वो 19 जून से जो है वो दाखिल होगा, जबकि एक जो है वो हीट वेव अभी कुछ दिनों कल से जो है वो एक और हीट वेव का सिलसिला जो है वो मुल्क भर में देखने में आएगा। लेकिन कराची वाले जो है वो इससे घबराए नहीं, कराची में जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। कराची में जो टेम्परेचर है वो मामूल पर ही रहेगा, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो ज़्यादा होने की वजह से फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा फील हो सकता है, लेकिन जो मौसम है वो मामूल के मुताबिक रहेगा। जो टेम्परेचर अभी हमारा चल रहा है 37-38 के दरमियान ही रहेगा, लेकिन जो फील लाइक जो समंदर के करीब एरियाज हैं लाइक डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन हो गया, कोरंगी, लांडी, हॉक्स बे, ये सारे इलाके जो समंदर के करीब हैं वहाँ पे जो है वो नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से उन इलाकों में जो टेम्परेचर फील किया जाएगा वो 40 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। ताहम ईद के दिनों के हवाले से भी जो पेशन गोई की जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि ईद के दिनों में भी जो है वो गर्मी रहेगी, शहरी जो है वो खासी एहतियात करें, गोश्त तो खाएं लेकिन जो है वो उसको एहतियात करके खाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। माँ क्या बात कर दी आपने ये बड़ा मुश्किल काम है। बकरीद आएगी तो सब जो है ना वो सारे डॉक्टर सारे सेगमेंट्स जो है ना वो एक तरफ हो जाते हैं और जो हमारी आवाम की प्रैक्टिस है वो एक तरफ हो जाती है। लेकिन बाहर अच्छा त्यौहार है, हम सबको ज़ाहिर खाने के लिए भी जो है सब तैयारी करते हैं और इतना जो है ना वो एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो अपनी जगह बजा बात। लेकिन आयमा आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आयमा ने बताया कि अभी बारिशों का तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बहरहाल गर्मी का राज भी बरकरार है और हवाओं की वजह से थोड़ा सा ये है कि मौसम बेहतरी की तरफ आ गया है। अपना अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली ख़बर ये थी कि पेपर मार्केट को सील कर दिया गया और उसमें हमने देखा कि KMC और ये पेपर मार्केट का कल भी ख़बरें सामने थी और हम परसों भी इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो हमने देखा कि 41 दुकानों को अशरफ भाई सील किया गया था। तो इस वक्त जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है ताजिरों ने। देखिए जो सील की बात की गई, KMC ने नोटिस दिए कई बार, आज से नहीं 3 साल से चल रहा है मामला, क्योंकि जो जितनी मार्केट्स हैं ना ये जो आपकी आगे रीगल से आगे वाली है तो सारी KMC की हैं। उन्होंने इनको जो है आप जैसे पुराना आपको याद है पगड़ी सिस्टम, हाँ, उस पर दिया हुआ है और इनका जो साल का अगर देखें किराया ना होने के बराबर है। तो इस वक्त अगर हम देखा जाए जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस, क्योंकि सारे वहाँ पे जो आपके बाज़ार बने हुए नालों के ऊपर बने हुए, जैसे अकबर मार्केट हो गई और दीगर मार्केट हुई, जो बादशाह थे 8 बादशाह उनके नाम से सारी मार्केट्स हैं, जैसे उर्दू बाज़ार है, अकबरी मार्केट है और ये सारी, तो वो नीचे से नाले जा रहे हैं, जो कराची के मेन नाले हैं उसके नीचे से वो क्रॉस हो रहे हैं। तो सफाई उनके इन सब के लिए जो यहाँ पे जो एक वो हुआ था इजलास, उसमें कहा गया था कि इनकी सालाना जो है बहुत कम है जो इनकी वो देते हैं ये मतलब पगड़ी। अब यहाँ पे जब वो हुआ तो उन्होंने कहा इसको बढ़ाया जाए। आप यकीन करें कि एक दुकान जो है उसका साल का कितना हो गया, इसी मैं आपसे अंदाज़ा करता हूँ कि आप क्या समझेंगे। अभी इस वक्त कोई छोटी सी छोटी दुकान कहीं पे भी लेने जाए ना 20 से 25 हज़ार रुपये किराया कम से कम है। वहाँ तो खैर ज़्यादा ही होगा अशरफ भाई, जिस तरह से वहाँ पे कारोबार हो रहा है, इलाका ऐसा है ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं इलाके में छोटी से छोटी मोहल्ले में भी दुकान लेंगे ना 20 से 25 हज़ार रुपये महीना किराया है ये मंथली, वहाँ पूरे साल का जो पगड़ी के जो पैसे जाते होंगे क्या होंगे, ऐसी आपसे आइडिया। 12 महीने होते हैं, 12 महीने के कितने 50,000 1 लाख, क्या इससे भी कम है। तो वो जो अमाउंट थी वो आप यकीन करें 8,500 रुपये थी साल के, और वो डिवाइड होते हैं मंथली भी आप दे सकते हैं, वो सब उसमें बहुत सारे उन्हें दी भी नहीं थी। नहीं तो ये ख़त्म कब होगा ये पगड़ी सिस्टम? अभी तक चले जा रहा है और KMC का एक अलग मुद्दा अदालतों में भी चला गया था ये सारा मामला, क्या हुआ उसका? मेन ये है कि ये जब आए थे तो उन्होंने टोकन अमाउंट दे के ये किराए पे लिया गया था, लेकिन इसकी जो मालिक है वो सरकार है यानी कि KMC है, और जो बल्दियाती गवर्नमेंट है अब उनके ऊपर ये था कि इतने सालों उन्होंने, क्योंकि हमारा करप्शन का इतना बड़ा सिस्टम है कि वो आ रहा है और वहाँ जाके वो पैसे दे रहा है, वो उसको पुराने डेट पे ही रखा हुआ है और वो बढ़ने नहीं दिया। अब जो सिस्टम है ये जो एहतजाज कर रहे हैं और जो सील की गई, जिन्होंने पैसे नहीं दिए पुराने
उसको उन्होंने नोटिस दिए थे, नोटिस देने के बाद सील कर दिया। अब एक तरफा अगर हम बोलें कि मेयर कराची के ऊपर सारा मलबा डाल दें तो मेयर कराची को भी पैसे चाहिए रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। बात ये कि वो इतना जो है ना प्राइम लोकेशन है, और अगर एक एमसी की प्रॉपर्टी है तो भाई इस हवाले से अगर वो बढ़ाने का कह भी रहे हैं तो आप इतने सालों से पगड़ी सिस्टम के मुताबिक भी आप इतने कम पैसे दे रहे हैं, वो इतनी कमर्शियल जगह है, तो ठीक है, बाद के डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो ऐसा होता है। इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? क्या नहीं कर सकते पगड़ी सिस्टम को ख़त्म, या क्या है, क्यों नहीं? देखिए, ये तो एक मैकेनिज़्म जो बल्दियाती हमारा निज़ाम है उसके अंदर ये अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी इनको कि भाई वो जो कराची के बल्दियाती इदारों की ज़मीनें हैं वो उनसे जो माहाना टैक्स है, माहाना जो उसकी जो रेंट है, रेंट की सूरत में पगड़ी सिस्टम है वो आप कह लें, जैसा आशिफ भाई ने बताया, तो वो अब उनका राइट बनता है। ये देखें, मालिक अगर अपनी जगह का किराया नहीं लेगा तो ये ज़्यादती है। तो आज खुद उनको एज ए पैट्रियटिज्म मतलब हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए कि अगर वो उसका रेंट पे करेंगे तो वो जो पैसे हैं वो शहर की तरक्की और उसकी तामीर में लगेंगे। तो ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें खुद पे करना चाहिए, और बजाय उनके ऊपर बज़ोर क़ुव्वत जो है रियासत अपना डंडा इस्तेमाल करे। तो ये कंसेंसस बनना चाहिए इसके ऊपर। जो ताजिर हैं उनको भी इस बात पर गौर व ख़ौस करना चाहिए कि उनको जो उसके राइट हैं बल्दियाती गवर्नमेंट के, वो उनको आज खुद पे करने चाहिए, ना कि उनको एहतजाज की कॉल दें और फिर बल्दियाती जो मेयर है उनको जो है वो इस तरह से वो ब्लैकमेल करें। सही। एक और चीज़, कल हुई असेंबली में प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अशरफ खान साहब, क्या है ये प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल? जी, यहाँ पे पहले ये हो रहा था कि आपकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है तो ये यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देता है, तो चलता रहता है सिस्टम में, आपके ड्यूज़ में आते रहते हैं। अब यहाँ पे जो पब्लिक है वो क्या करती है, कहती है कि मैं तो वफाक को, जो आपके लैंड के जो टैक्स है आपको वफाक का भी होता है, फिर सूबे का होता है, तो बहुत सारे लोग जो मना कर देते हैं कि हमको, जैसे अपार्टमेंट है वो कह रहे हैं हम तो उधर दे रहे हैं ना टैक्स। मगर ये जो प्रॉपर है कि इसके ऊपर अब तरमीम की गई है और जो इसके ख़िलाफ़ जो एक्शन होगा, यानी कि अगर आप ये नहीं दे रहे, जैसे मेरा घर है, मैं उसकी प्रॉपर्टी का टैक्स जो है लोकल, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का अगर पे नहीं कर रहा हूँ, नोटिस देने के बाद उस पर एक्शन भी, नीलामी, ये सब ऐड, पहले ये नहीं था। यानी कि चल रहा है उसके ऊपर कोई मसला नहीं, लेकिन अब इनको रिकवरी का मोड चेंज करना था, तो इसमें जो तरमीम की गई है, अगर कोई टैक्स नहीं देगा, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स है वो नहीं दे रहा है, ड्यूज चढ़ रहे हैं, तो उसको नोटिस आना शुरू होंगे। नोटिस के बाद वो फिर जाके उसकी नीलामी का भी कर सकते हैं। इसके लिए तरमीम चाहिए थी, वो भी कहाँ से होनी थी? असेंबली से। इसके दीगर जो है इसके सेक्शंस भी हैं जिसके अंदर जो इसके जो रेट है वो बढ़ाने की बात की गई है। अब ये क्योंकि अब बजट आ रहा है, अब वफाकी बजट के बाद सूबाई बजट आएगा, सूबाई बजट के बाद बल्दियाती बजट आएगा, तो उन सब में वो प्रॉपर वो करेंगे कितना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा ही दावा करती है टैक्स फ्री बजट। टैक्स फ्री का मतलब कोई नया टैक्स नहीं लगा है, पुराने जो टैक्स लगे हुए होते हैं खिदमात पे और दीगर वो तो होते हैं, लेकिन कोई इजाफी टैक्स लगाते हैं तो वो कहलाता है न्यू टैक्स के बजट में कोई नया टैक्स है। मगर सिंध गवर्नमेंट जब से मैं देख रहा हूँ वो टैक्स फ्री बजट ही बोलती है, लेकिन टैक्स फ्री मतलब कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सही। इस एक और चीज़ पे बात हुई, कल डिस्कशन हुई, वो ये कि जंगलात और शजरकारी जो मुहिम है उस पर जोर दिया जाए। अपोजिशन लीडर ने इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि बबूल के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, शजरकारी के लिए कोई एरिया पॉलिसी नहीं है। बात तो दुरुस्त है। अच्छा, इसमें जिस तरह जो टैक्स की बात हुई उसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारे कैंटोनमेंट जो एरियाज़ हैं वो भी अब टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे और 2% अपने पास रखेंगे, बाकी सिंध हुकूमत को दे देंगे। ये इसमें छोटी सी चीज़ में ऐड करना जी बिल्कुल की है। और उसके बाद जंगलात की जहाँ तक बात की, देखें जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया का एक मसला है, और जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो कल्टिवेटेड एरियाज़ हैं, और इसके अलावा जो आप देखें कि मलीर की अगर आप मज़ाफ़त में जाएँ तो वहाँ आपको बड़ा मसूरपूर्ण महक मिलेगी, खुशगवार का एहसास। अब ये डमलोटी और इसका सबका जिक्र हो रहा है, आपको बड़ा पुरसुकून सा मिलेगा। उसकी वजह है कि वहाँ उन्होंने दरख्त भी लगाए हुए हैं, फिर अभी जो और साइड में जो जंगली हयात हैं वो भी वहाँ किसी हद तक महफूज हैं, और जो दरख्तों की जो फ़िज़ा है ना वो बरकरार है वहाँ पे। अब ये जो बबूल के दरख्त की बात कर रहे हैं, उसके अलावा नीम का दरख्त जो है वो जो माहिर माहौलियात है वही कहते हैं कि नीम के दरख्त लगाने चाहिए, गुलमोहर के पौधे लगाने चाहिए, जामन के जो दरख्त हैं वो लगाने चाहिए। ये वो सारे दरख्त हैं जो माहौल दोस्त बनते हैं। और इसके अलावा जो हमारे कंक्रीट जो अब इस्तेमाल हो रहा है वो, और जो सड़कें बन रही हैं उनके कलर्स पे भी, तो जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब आपको नए तर्ज पर तामीरात करनी होगी, नए तर्ज पर जो है वो सड़कों की तामीर बनानी होगी, उनके कलर्स के ऊपर भी। अभी सऊदी में हम जब बात कर रहे थे ना, तो सऊदी में भी ये किया गया है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो हज पे जहाँ पर लोग जाते हैं और जो उनकी बसेस चलती हैं, जो पैदल चलने का भी रास्ता है, तो उसको वाइट जो है ना पूरा कर दिया गया है, ताकि जो हीट है
वो ब्लैक क्योंकि सड़कें अगर होती हैं तो एब्जॉर्ब ना करें, वो सफ़ेद सड़कें की गई हैं, शेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। तो यहाँ पर ये हो रहा है, जापान में हमने देखा कि ब्लू सड़कों की तरफ जा रहे हैं, रिसाइकल प्रोडक्ट से जो है ना वो सड़कें बना रही हैं। और पाकिस्तान में मशवरा ये है कि खुदारा कोई सी भी सड़क बना दें, नीली, पीली, लाल, हरी, काली, सफ़ेद, लेकिन सड़कें बना दें। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी जो है ना वो बेरौनक होने लगी। अभी हम कुछ देर पहले दरख्तों की बात कर रहे थे कि अहम शाहराहों पर बबूल के दरख्त और नीम के दरख्त लगाने, जैसे खुर्शीद भाई ने भी कहा, लेकिन सिंध में मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लाखों की तादाद में दरख्त हैं, वो चंद हज़ार रह गए हैं। तो यकीनन फिर माहौलियात को ख़तरों की हम जब बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज और शहर में गर्मी की जब हम बात करते हैं, तो वो इस तरह के असरात फिर आएंगे ही। क्यों जो है ना यहाँ पर तवज्जो नहीं है। और मछलियों की अफजाइश के लिए भी जो है ना वो मैंग्रोव्स की नर्सरी जो है वो ज़रूरी है। देखिए, जो जिस तरह तूफ़ान होते हैं, तूफ़ान से टकराने के लिए बहुत सारे सद्देबाब करने पड़ते हैं, और समुद्री तूफ़ान को रोकने का एक ही सद्देबाब है, वो है मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स के दरख्त जो है वो जितनी बड़ी तादाद में हम लगाएंगे तो समुद्री जो तूफ़ान है उस तरह ही कम आएगा। और 2 साल कबल जो है वो सिंध हुकूमत ने केटी बंदर की जो साहिली पट्टी है वहाँ हम खुद उसको हमने कवर किया था, गए थे वहाँ। तकरीबन कोई 5 लाख से ज़ायद जो है ना मैंग्रोव्स के पौधे लगाए थे। अब उनकी मसला ये होता है कि हम उसकी शजरकारी मुहिम शुरू कर देते हैं, उसको बाद में फॉलोअप नहीं लेते, और ये बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो जो मुहिम है वो अपनी तरक्की की तरफ बढ़ने के बजाय जो है वो तनज़्ज़ुर की तरफ आ जाती है। और मैंग्रोव्स वो पौधा है जो समंदर में लगाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कराची है, कराची बिल्कुल समंदरी साहिल पर है, और अगर यहाँ तूफ़ान आ जाए तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे आ जाए, तो कराची को सेकंड नहीं लगेंगे डूबने में। तो अगर हम ये मैंग्रोव्स के दरख्त नहीं लगाएंगे तो इस तरह के ख़तरात मुस्तकिल जो है वो बढ़ते रहेंगे क्लाइमेट चेंज की तरफ। और जो हमारी साहिली पट्टी है जिस पर माहीगीरों की एक बड़ी तादाद रहती है, लाखों अफराद की जो आबादी है वो इस साहिली पट्टी पर अपना गुजर बसर करती है, और जिनकी वजह से हम जो है वो फ़िश यूज़ करते हैं। माहीगीर का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी मईशत में कि वो फ़िश उसकी वजह से। और वो आप इनकी जो हालात ज़िंदगी है उनको देखें जाके तो यकीन करें कि बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। वहाँ से हमारे MNAs भी मुंतखब होते हैं, MPs भी बनते हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं। अब मैं जब ये लास्ट जो इलेक्शंस थे उसमें मैं ये चश्मा गोट और इब्राहिम हैदरी की तरफ की जो साहिली पट्टी है वहाँ गया, तो वहाँ माहिरगिरों के जो मैंने हालात देखे, आप यकीन करें लगता यूँ था कि पाकिस्तान नहीं, अभी तक बना नहीं है पाकिस्तान। यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान अभी बना नहीं है। वहाँ पे तो पानी या बिजली आप पूछें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और वहाँ की जो ख़वातीन है वहाँ उनको कोई इलाज मालजे की सहूलियात नहीं है, और उसके अलावा जो मैटरनिटी सेंटर्स नहीं है वहाँ पे। और वहाँ से अगर कोई खातून अगर कोई किसी मैटरनिटी सेंटर तक पहुँचे, जिना लेकर आते हैं उसको, तो रास्ते में ही कई ख़वातीन जो है वो दम तोड़ जाती हैं। ये वो सारी सूरत जिसमें जैसे कहते हैं दुख और तकलीफ़ होती है कि हम कौन से पाकिस्तान में हैं। वो उन माहिगिरों के लिए ना तो कोई पॉलिसी बन रही है, ना उनकी कोई तनख्वाहों का मामला है, ना उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का मामला है। वो इसी तरह जो है वो साहिल पर जो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो इस पर कोई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि माहिगिरों के हवाले से भी, ताकि वो बेहतरीन अपनी फ़िशिंग का जो कारोबार है वो एक मईशत के अंदर बड़ा खूबसूरत हिस्सा डाल सकते हैं। हम ना मईशत के लिए बहुत सारे इक़दाम करने की बातें करते हैं अशरफ भाई, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस की, और डिफरेंट अगर हम कंट्रीज़ की स्टडी उठाकर देखें तो फिर अपने मुल्क में देखें ना बड़ी हैरानी और दुख होता है अशरफ भाई। क्यों? क्योंकि अभी हम मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं, साहिली बेल्ट की बात हुई, फ़िश को हम एक्सपोर्ट करने की बात करें। दुनिया में क्या है जी, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। अभी सिर्फ एक साहिली पट्टी पर मलेशिया का जब मैं फॉर्मेट उठाकर देखती हूँ कि तरक्की कैसे की और डेवलपमेंट का काम कैसा, उन्होंने अपने तमाम साहिल पर जरा वो पूरे बेल्ट्स के ऊपर पाम ट्रीज़ लगा दिए। अब वो पाम ऑयल भी ले रहे हैं, मतलब पाम ट्री में तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता ना, कुछ भी वेस्ट नहीं है, वो हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमारी पूरी सी बेल्ट के ऊपर कुछ नहीं है। मैंग्रोव्स का हमारा हाल देख लें, फ़िशिंग को हम इतने अच्छी तादाद में फ़िश एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है अशरफ भाई। देखिए कैसे इकोनॉमिक सपोर्ट होगी? आपने जो बात कही मलेशिया की, तो वो लोग चाहते हैं मलेशिया तरक्की करे। यहाँ पे मसला ये, हम नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। आपको पता है कि हम साहिली पट्टी जो बोलते हैं, रमशा आप हैरान होंगी, आपकी साहिली पट्टी मतलब इंडिया भी है और हमें मिलाएं ना तो मुंबई में है, मतलब जो इनका, तो हमारा साहिली पट्टी देखें, कराची सबसे बड़ी साहिली पट्टी, उसके बाद गवादर,
और अभी जो मैंग्रोव्स की बात कर रहे थे, जो मैंने स्टडी की थी और जो मैंने इसके ऊपर देखा था, हम KPT पे हमें ब्रीफिंग दी गई थी, 6.5 लाख एकड़ पर जो है ना मैंग्रोव्स लगे हुए थे। और ये हमारे ही भाई लोग हैं जो मैंग्रोव्स को काट के उन्होंने तबाह करके अब 1.5 लाख एकड़ पर रह गए। क्यों काट रहे हैं उसको? क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या मसला? देखिए वहाँ पे जो लोग भी रहने के लिए आ रहे हैं, कच्ची आबादियाँ भी बन रही हैं, और उसके साथ इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी बड़ी साइली पट्टी पे जो मैंग्रोव्स होते हैं, जो मछली आने के बाद वहाँ पे जो अंडे देती है वो देती है, उसके साथ जैसे सुनामी आता है, जैसे जापान का हमने देखा, दीगर देखा, तो सुनामी को रोकने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो मैंग्रोव्स हैं, और आपकी जो ज़मीन को मजबूत करना है वो मैंग्रोव्स हैं। मगर हमारे यहाँ जो ये तमाम, जैसे ये बताया कि MNA हैं या कौमी असम्बली के लोग थे जो वहाँ से खड़े हुए, वो जाके देख नहीं रहे हैं। और वहाँ पे सबसे पहले जो माहीगीरी के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने भी तो अपने खुद तबाही की है ना। अब वो बैठ के वहाँ पे रोते रहते कि हमें मछली नहीं मिल रही, वो नहीं मिली, जब आपने खुद तबाही कर दी। हमारे यहाँ दरख्त की बात करें, कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। एक हमें अल्लाह ताला ने कुदरती जजीरा दिया, बंडर आइलैंड सुना था आपने, अब वो अभी आया ही क्या, वो सब खड़े हो गए वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे। वो यार उस पर आप जाएं, जाके देखें, पूरे कुदरती आइलैंड है, ठीक है, जजीरा, उसके ऊपर दरख्त, यही मैंग्रोव खुद अल्लाह ताला की, खुद किसी ने जाके नहीं लगाए, वरना अगर हमारे होते तो हैं वो काट देते। वो किश्तियों में जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कुदरती जो हमारी टीम गई थी जाके बनाया था, तो वहाँ दरख्त खुद ही उगे हुए, वो कुदरती है ना। अगर हमारे यहाँ के जो लोग इलेक्टेड होते तो उसको भी काट के तबाह हो, क्या कह रहे हैं वहाँ पे कि आप कंस्ट्रक्शन कर दो। मतलब आप जो चीज़ है हर चीज़ को तबाह करने के लिए बैठे हुए। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिए। माहिरीन जैसे मैं ये इनका सुन रहा हूँ, एक नीम का दरख्त, रमशा हम जो AC चला के बैठते हैं ना, एक नीम का दरख्त AC के बराबर है। हमने कितने नीम के दरख्त लगाए। मैं जब यहाँ से गया, अभी जो फैमिली के साथ गया था, तो आप यकीन करें वहाँ पे इस्लामाबाद जाएं, आप ऊपर हिल साइड पे जाएं, हर कोई मतलब वहाँ के खुद देते हैं, आप दरख्त लगाएं यार, वो खुश होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैंने लगाए भी, यहाँ पे आप लगाएं तो जाते वो उखाड़ देगा वो। अब दूसरा क्या करेगा कराची में, अगर दरख्त अब मेरे घर के बाहर अगर मैं लगा दूँ तो जाते हुए क्या करेंगे आपको बताऊँ। आप माशाल्लाह कराची वाले हैं, हम कराची में रहते हैं, वो मुंह में पान गुटखा होगा उसके ऊपर फेंक देंगे, वो जल जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि वो एक जानदार है, वो बहुत प्यारे पौधों से, और वो मैं बैठ के सफाई वीकेंड पे करता हूँ, घर पे लगाए हुए। अब वो जाके उस पर वो पान और गुटखा वो मारेगा, वो जल जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं सोचते हैं, पता है क्या, वो कहते हैं हम कराची में पैदा हो गए, ये कराची हमारे बाप दादा ने बनाया, हम इसके मालिक हैं, हम रोड पे कुछ भी करेंगे, इस शहर में कुछ भी करेंगे, इस शहर को तबाह करेंगे, हमें कोई बोलने वाला नहीं है। कंक्रीट का जंगल बनाने की बातें हुई तो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी जो है ना MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है। बस यही हेडलाइन काफ़ी है। खुर्शीद भाई क्या कहेंगे आप? देखिए कराची एक बड़ा खूबसूरत शहर है। इलाकों के नाम भी सुन लेना MQM से एसोसिएटेड। जी, लियाकताबाद, गुलबहार, नाजमाबाद, फिरदौस कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। अच्छा, नाजमाबाद में तो आप कभी विजिट करें तो वहाँ पर जो है वो पोर्शन माफिया का एक बड़ा, ये एक अलग ट्रेंड आ गया जी, पोर्शन भी बेच दो, पोर्शन भी बना दो, पोर्शन भी खरीद। और गैर कानूनी तामीरात आप चले जाएं सरजानी टाउन में आप मिल जाएगी आपको। उसके अलावा फिर गडाब में चले जाएं, ये मुख्तलिफ इलाके हैं। लियाकताबाद में भी आपको गैर कानूनी तामीरात मिल जाएंगी। ये आज की ये गैर कानूनी तामीरात आज की पैदाइश नहीं है, इनकी पैदाइश आज से 20 साल पहले हुई है, 30 साल पहले हुई है। करने वाले एग्जैक्टली, और करने वाले कौन थे ये भी सबको मालूम है, जो नामालूम थे वो मालूम हो गए। तो ये एक बड़ा इशू है। और अगर इनके ऊपर अगर ऑपरेशन शुरू करने के लिए ये शुरू होना चाहिए था जिस वक्त इनके पास अपना मेयर कराची था, सिटी नाजिम भी था, मेयर कराची था, उस वक्त क्यों नहीं किया गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन? काफी है बस। अब ये सारी वो सिंपैथी है जो पब्लिक से समेटना है। और अगर ये अब ये ऑपरेशन होगा भी तो ये इनके अगेंस्ट जाएगा। नहीं मैं बताऊं आपको। अच्छा आप बताइएगा, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लूँ उसके बाद। अब तो इनके खिलाफ ही वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अशरफ खान साहब कुछ फरमा रहे थे आप जाने से पहले, फरमाइए। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, माशाल्लाह से जिन्होंने असेंबली के अंदर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो जारी करवाया है, तो पहले ये बताया ना 20 साल से यहाँ कौन था? हाँ, कराची में जो आपका मेयर भी रहा और बहुत सारे रहे, और यहाँ पे अब आपको याद आया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो बन गए। कराची में एक सबसे बड़ी मिसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि नेसला टावर, वो एक ऐसी मिसाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, इट्स मीन कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले अभी से जो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो सोच लें कि मुझे कहीं जहाँ जल्दी से जाना है, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है तो वो एक मिसाल होती है आगे वाले फैसलों के लिए।
जब एक शराय फैसल पे बिल्डिंग जिसमें लोग रह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे के उसको मिसमार करवा दिया। ये एक बड़ी मिसाल है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी भी हुई है वो उनके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि उनके पास कोई लीज के पेपर नहीं। और सिंपल, बहुत सिंपल है, HBCA को आप दें अपने प्रोग्राम में और बहुत सिंपल उनसे बुलवा दें कि सब लीज नहीं होती है। मेरा अगर घर है 120 गज़ का, ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, और बाय जो आइन है सिंध का और बल्दियात का, उसमें जो भी आपका 120 गज़ का घर है उसको लीज करके मैं 4 पोर्शन 5 पोर्शन नहीं बना सकता, सब इलीगल है। लीजिंग पुरानी डेट में अगर हो रहा है, मैं 2024 में बैठा हूँ, 1980 का अगर मैं पेपर बनवा रहा हूँ तो इट्स मीन वो अभी कंस्ट्रक्शन हुई 1980 की नहीं हुई है, ये इलीगल है। कोई भी पेपर या डॉक्यूमेंट में आप अगर आप उसको गलत करके आप बना के दे रहे हैं तो 1980 का पेपर अभी नहीं माना जाए, कंस्ट्रक्शन अभी हुई है। नहीं, बात हो इस सारी बातों में वो आपके बाय द लॉज तो ठीक है अशरफ खान साहब, लेकिन बात खुर्शीद भाई की भी बहुत वैलिड है कि जब आपका खुद का मेयर था, जब आप कराची में आपकी जो है वो स्टैंडिंग थी, तब आप खामोश तमाशाई क्यों बने रहे? बना रहे थे सवाल, हाँ एग्जैक्टली। और ये करने वाली सियासी जमातें और ये इनका खुद का जो है ना वो एक बड़ा किरदार है जो हम देख रहे हैं। जापान से, चाइना से, एग्जैक्टली, कोई बाहर से आके किसी ने कब्जे नहीं किए हैं। 2018 से पहले जब बानी एमकेएम पर पाबंदी नहीं थी तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरे जो सेनेटर्स हैं, मेरे जो MPs हैं, MNAs हैं, इन्होंने ग्राउंड्स पे कब्जे कर लिए हैं, इन्होंने मस्जिदों पे कब्जे कर लिए हैं, जो कम्युनिटी प्लाट्स उस पर कब्जे कर लिए हैं, और सरजनिश की थी उन तमाम MNAs MPs की, और गुस्से का इजहार किया था और कहा था कि मैं अब जो है उस तहरीक से अलग हो जाऊँगा। उस पर जो है वो अकाउंटेबिलिटी उसके कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हमारे जो भी MNAs हैं, जो MPs हैं, जो सेक्टर इंचार्ज हैं, जो यूनिट इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे शहर के जो ग्राउंड्स पर कब्जा कर लिया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने अपने तमाम MPs की, MNAs की सर्जनिश की थी ऑन टेलीफोन, जो वो टेलीफोन पर खिताब करते थे लंदन से बराह रास्त। और तो उस वक्त ये बात थी, तो उस पर सर्जनिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो उस पर पाबंदी लगी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनके बानी एमकेएम ने खुद इस बात का इकरार किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, हुआ कुछ भी नहीं। और अभी भी मुझे नहीं लगता ये अभी वो खबर है, अभी हम इस तरह हमारा खून खौल रहा है, लेकिन बात वही है कि होता कुछ भी नहीं है। शहर में जैसा चल रहा है और ख़राब होता जा रहा है। अभी बारिश होने वाली, क्या होगा? कुछ अभी नहीं, अभी मैं उधर नहीं आ रही भाई, वो और मसले मसाइलों कभी और किसी दिन करेंगे अशरफ खान साहब, क्योंकि ख़बर एक और ज़रूरी है। जो हमारे पास इस वक्त आए, शरह सूद में कमी की गई है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और बातें हुई ना कि मैं कल से पोस्ट भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा है इस खबर का। जी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF से जब हम कर्जा ले रहे थे, 1 साल से शरह सूद जो है 22% बरकरार रखा, 1 साल, हाँ 12 महीनों से। और मेरे ख्याल से हमने, अगर मेरी जो थोड़ी सी नॉलेज है इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेटेड, ये सबसे ज़्यादा है ना कहीं किसी भी कंट्री के मुताबिक बुलंद तरीन सतह। यानी कि बहुत सिंपल सा मैं बताऊँ कि 22% स्टेट बैंक का शरह सूद है। अब बैंक से आप कर्जा लेने जाती हैं कोई अपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए, तो आपको इंश्योरेंस और बैंक मार्कअप मिला के 25% मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए आपको 25 लाख रुपए साल का रिटर्न देना है सूद। अब जो मैंने बिजनेस कम्युनिटी से बोला तो कह रहे हैं दुनिया में कौन सा ऐसा कारोबार है कि 1 करोड़ मैं बैंक से इनसे मैं लूँ और 4 साल में मैं इनको जो 1 करोड़ सूद दे दूँ और 1 करोड़ मेरा कर्जा वहीं खड़ा हुआ है। तो कह रहे ऐसा कोई कारोबार नहीं है, इसको कम करें। 1 साल से हम खबरें चला रहे थे, कल आखिरकार सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि IMF का प्रोग्राम होने वाला है जुलाई में, उससे पहले सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को नरम किया गया है और 1.5% की कमी हुई है, जबकि बिजनेस कम्युनिटी 4 से 5% की कमी की बात कर रही है। 1.5% का क्या इम्पैक्ट आएगा? अब वो देखें ना, 22 से 20.5% हो गया शरह सूद, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी बहुत है। क्योंकि अगर आप देखें जो आपने 20 लाख पे आ गया, आपने कहा था महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई गई थी 38% पे, अब महंगाई कम होकर आ गई है कहाँ पे? आपकी 12% से नीचे आ गई है। जब स्टेट बैंक का डाटा हमने निकाला और बिजनेस कम्युनिटी से पूछा तो जब शरह सूद 12% पे थी तो आपका डिस्काउंट रेट 10% था, ठीक है, अभी क्या है 20 से भी ऊपर है। तो अब बिजनेस कम्युनिटी सवाल उठा रही है कि जब उस वक्त था तो उसको कम होना चाहिए, अभी भी इसमें अभी ग्राउंड की जगह मौजूद है 4% तक की। सही। अब ये हमने रिपोर्ट भी चलाई थी, मार्केट सर्वे भी चलाया था, हम भी ये सोच रहे थे कि चलो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, 3 से 4% कमी होगी, जो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, लोग कर्जा लेके कोई जो फंसा हुआ है, जो बंद इंडस्ट्री वो चल पाएंगी। अच्छा, ये बजट में भी ये सेम ही रहेगा? ऐसा तो नहीं कि अभी कर दिया ऐलान और फिर बाद में बजट में इसका तो चेंजेस नजर नहीं आते हमें। पॉलिसी साल में 6 होती हैं, ठीक है, और ये हो गई। अब उसके बाद 2 महीने बाद स्टेट बैंक की, तो साल में जो है हर 2 महीने बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, लेकिन इसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब ये आएगा तो अब 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा, उसमें अब अगला फैसला होगा कि महंगाई की शरह क्या है। लेकिन खतरा डाल दिया कि जुलाई में तैयार हो जाएं, बजट में जो इकदाम हो रहे हैं उससे बिजली, गैस और दीगर चीज़ें महंगी को टैक्स लगने जा रहा है,
दूध पे टैक्स लगने जा रहा है, आपके पेंसिल रबड़ स्केल पे टैक्स लगने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे। तो इससे ये होगा महंगाई बढ़ेगी, और ये जो महंगाई से खुशी हो रही है तो अगले जुलाई में फिर महंगाई बढ़ेगी, बिजली गैस। खबरें ये भी हैं कि 20 रुपए तक जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिजली के यूनिट्स में जो है ना वो इजाफा होगा, इस कदर जो है वो महंगाई। और ये बेसिक चीज़ें हैं, अब मोबाइल इंपोर्ट पे भी जो है ना वो टैक्स लगने जा रहा है। ये सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन लग्जरी आइटम्स में आ जाते हैं। तो सवाल वही कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना उनको सस्ता कर दें, लग्जरी आइटम्स को महंगा कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और हमने पिछले बजट में देखा भी था अशरफ भाई, बहुत सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे और उन पर टैक्स लगाया गया था, जिसका इम्पैक्ट भी अच्छा आया। बहरहाल अब देखते हैं। तो खैर बजट के हवाले से तो अशरफ खान साहब खूब तैयारी कर रहे हैं और आपको नज़र भी आएंगे ऑन स्क्रीन, और हमारे साथ भी होंगे यकीनन। जब बजट आएगा तो हम जाते जाते जो है ना वो माल के हाल पर नज़र डालते हैं। इस वक्त करेंसी रेट्स क्या हैं? तो इस वक्त जो करेंसी रेट्स हैं वो कैनेडियन डॉलर 206 पे जो है ना वो सेल हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस इज़ 185 और यूरो इज़ ऑन 299। इस वक्त सऊदी रियाल नीचे आ चुका है 74.1 पे जो है ना वो इसकी सेलिंग है। बाइंग अगर देखी जाए तो 73.5। इसके अलावा यूएस डॉलर की प्राइस 280.5 हमें नज़र आ रही, थोड़ा सा बढ़ गया है। कल परसों हमने जब रेट देखे थे तो 280 पे जो था वो फिक्स था। बहरहाल थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया। खुर्शीद रहमानी भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर सेहत ने शरई उसूलों पर मबनी जो पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है उसका इफ्तिताह कर दिया। अब ये जब हम सुन रहे हैं कि ह्यूमन मिल्क बैंक, तो इसको किस तरह से जाना वो इसका इफ्तिताह किया गया है, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, और फिर इसमें जो बच्चे हैं उनको जो माओ का दूध है वो फराहम करने के लिए इस मिल्क बैंक का क़याम किया गया है। तो किस तरह से जो है ना ये फंक्शन करेगा, इसका क्या रोल होगा, और ये कराची के अस्पताल में जो है वो कायम किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वो इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर रेहान साहब, वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर कुरत भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरत, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं डॉक्टर रेहान? अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी यहाँ शरीयत के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, क्या इसी तरह का कोई मॉडल दुनिया के दीगर ममालिक में है, नहीं है, कहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया? पहले तो डॉक्टर रेहान मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। सो बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए कि ग्लोबली इस वक्त जो है वो 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 600 से ज़्यादा मिल्क बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर हम साउथ एशिया की तरफ आ जाएं और अपने नेबर्स की तरफ आ जाएं, तो हमारे नेबर्स में जो है ईरान है जी, वहाँ मिल्क बैंक जो है वो मौजूद है। हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क जो है वो है। हमारे दूसरे नेबर्स जो है इंडिया है, जो इंडिया में मोर देन 90 मिल्क बैंक्स जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो कुवैत में, टर्की में, इस तरह बहुत सी बात जो है एग्जिस्टेंस पे बात जो है वो चल रही है इन तमाम चीज़ों पे। सो इट्स नॉट दैट कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, ह्यूज नंबर एग्जिस्ट करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली रन कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आपने किया वो शरीयत का, तो ऑब्वियसली हमारा तो सब इशू ही जो है वो यही है कि हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा ही है। सो हमने न सिर्फ जो है इस मामले में बैठ के तफसील से बात की, बल्कि हमने जो है इस सिलसिले में दारुल उलूम से और दीगर मजहबी फ़िक़ा से जो है वो कांटेक्ट किया, और एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनिंग जो है हमारी तरफ क्वेश्चन आते रहे, जवाबात मिलते रहे, हम सवाल करते रहे, वो जवाब देते रहे। बिलाखिर हमें जो है अब जो है पिछले साल उन्होंने हमें फतवा जो है वो ठीक है जनरेट कर दिया उसके। सही, दैट्स व्हाट्स द शरी एस्पेक्ट ऑफ इट। सही। अच्छा, अब हम जब ये देख रहे हैं डॉक्टर कुरत के, जैसा भी ये भी कहा गया ना कि स्लोगन ये रखा गया कि असली फास्ट फूड है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस चीज़ की एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले हम देखते हैं ना कि माँ के दूध के बगैर तो जी बच्चे को नशोनुमा करने की या उसको बड़ा करने की बात का तसव्वुर भी नहीं था। अब ये जो जब से डब्बे वाले दूध आए हैं, वो माँओं की जो है ना वो हमने देखा है कि मॉडर्न कल्चर की तरफ और फिज़िक और उनकी वजह से भी जो है ना थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गई हैं। तो क्यों इसको कहा जाता है कि माँ का दूध असल बच्चे के लिए फ़ास्ट फूड है? पहले तो हम इस पर बात करेंगे।
तो मदर मिल्क एज वी ऑल नो कि डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के बच्चे हैं विच कैन नॉट टॉलरेट एनी टॉप फीड. इट्स नॉट ओनली कि हर बच्चा कैन टेक अ टॉप फीड और अ फॉर्मूला मिल्क फीड. अगर प्रीमेच्योर बच्चे हैं या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के बच्चे हैं दे कैन नॉट टॉलरेट एनी मिल्क अदर देन ह्यूमन मिल्क. बिल्कुल. सो इफ इट्स नॉट हिज और हर मदर्स मिल्क वी कैन टेक डोनर फीड फॉर दिस पर्पज़. तो अगर एक ह्यूमन मिल्क का पर्पज़ सर्व करना है तो जो ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम है उसका वजह भी यही है कि अगर मदर इज़ नॉट एबल टू फीड द किड और बच्चा कैन ओनली टॉलरेट मदर फीड तो क्या टॉप फीड का अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है. तो वो डोनर फीड है. अब तक हम जो करते हैं वो ये है कि अगर कोई ऐसी सिनेरियो होता था जिसमें इफ़ मदर इज़ सिक, मदर इज़ इन ICU और बच्चा कैन नॉट टेक मदर फीड तो हम डोनर फीड नेबर से या फिर जो अटेंडेंट्स हैं जो उस वक्त एडमिट हैं और अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं तो हम एक जो बहुत प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ डोनर फीड है वो तो अभी भी काम करता है पाकिस्तान में भी. और उसमें यही शरीयत के जो असूल हैं वो सारे होते हैं. हम आपस में उनकी मुलाकात कराते हैं और फिर दूसरी मदर्स उन बच्चों को फीड करवाती हैं. लेकिन बैंक की वजह से ये पॉसिबल होगा कि ऐसे बच्चे जो जिनका कोई रिलेटिव में कोई मदर फीड का सोर्स अवेलेबल नहीं है सही उनको भी उस बैंक के ज़रिए से फीड अवेलेबल होगा. और ऐसे बच्चे जो टॉप फीड की वजह से कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन तो हम अवॉइड कर सकते हैं. तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं प्रॉबली प्रीमेच्योरिटी यानी जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं वक्त से पहले पैदा हो रहे हैं या सिक बच्चे हैं वो टॉप फीड उनके लिए कोई हल नहीं था. तो ब्रेस्ट मिल्क ही उन बच्चों के लिए ज़रूरी था. बिल्कुल ऐसा ही है. अब इसका डॉक्टर रेहान तरीक़ाकार क्या होगा क्योंकि इसमें आपको बेसिकली डोनर की जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नज़र आ रही. चले लेने वाला तो ये पैसा देगा और वो दूध ख़रीद लेगा. ये डोनर्स कैसे आप जो है वो जमा करेंगे या ये वॉलंटरीली बेस पर होगा? किस तरह से जो है ना ये मिल्क बैंक को चलाएंगे? अच्छा देखिए मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व, पैसा कोई इन्वॉल्व नहीं है. ये सिर्फ वॉलंटियर बेसिस पे होगा जो कुछ भी होगा. थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको इस तरह बताऊं ताकि इसकी नौयत का पता चले. हमारे यहाँ हर साल 60 लाख बच्चा पैदा होता है और 60 लाख में से 15 लाख बच्चा वो है जो 2.5 किलो से कम का होता है. इसमें से 10% बच्चा वो है जिसको अगर माँ का दूध ना मिले तो वो मर जाएगा. यानी इसी तरह है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको खून ना मिला, ये वही वाली सिचुएशन है कि अगर ये वो बच्चा है जो कि बहुत वनरेबल है और अगर इसको माँ का दूध ना मिला तो वो जो डब्बे का दूध है वो उसके लिए फॉरेन बॉडी है. वो उसकी गट को ख़राब कर देगा, उसकी गट में सुराख कर देगा. वो बच्चा जो है वो नो वे कि किसी तरह से सरवाइव करेगा. सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. ये वो बच्चे हैं जिनको हम वॉलंटरी बेसिस पे उन माओं को जो कि दूसरे इन छोटे बच्चों को अपना दूध डोनेट करने के लिए माइंड यू कि ये हम उनको डायरेक्ट फीड का नहीं कह रहे. यानी वी आर नॉट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट नर्सेस. हम जो है ये कह रहे हैं कि एक माँ जिसको किसी वजह से उसका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो गया, उसका मिल्क नहीं आ रहा, एक दूसरी माँ जो है अगर उसको वो मिल्क डोनेट कर दे तो उसका बच्चा बच सकता है. दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. और हम तो बात करते हैं कि एक माँ से सिर्फ क्वार्टर ऑफ एन आउंस, सिर्फ क्वार्टर ऑफ एन आउंस जो है वो उस प्रीटर्म और छोटे बच्चे को बचा सकता है. सही. दैट्स लाइक इतनी सा अमाउंट कितनी पॉपुलेशन को जो है वो बचा सकता है. ये मिल्क जो है वो हम अभी देख रहे होते हैं कि प्रिजर्व भी किया जा सकता है. तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया तो इसको कितने दिन तक रखा जा सकेगा, कितने दिन तक यूटिलाइज़ किया जा सकता है और इसको प्रिजर्व करने से कोई उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे तो कोई कमी नहीं आती डॉक्टर कुरत? तो इसके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं जिस पे वी कैन स्टोर द मिल्क. और पेस्चराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम उसको डिफरेंट इन्फेक्शन से पहले किल करेंगे. जैसे एक ब्लड बैंक से जब हम ब्लड इशू करते हैं तो वो डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन हो जाता है पहले. इसी तरह ये मिल्क भी डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए स्क्रीन होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्टोर हो जाया करेगा. और फिर जब ये इशू हुआ करेगा तो ये थॉ करना पड़ेगा, यानी दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन वो उस बच्चे को दिया जाएगा जिसको नीड होगी. तो एक मदर का मिल्क जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट पोर्शंस में कन्वर्ट होके स्टोर कर लिया जाया करेगा और फिर उसको बच्चे को अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड शिफ्ट किया जाएगा मिल्क. तो सेव कर सकते हैं. नॉर्मली भी मदर मिल्क कैन बी सेव्ड, अगर वो फ्रीज है तो इट कैन बी यूज्ड अप टू 3 months अगर वो सेव है. और अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इफ़ यू आर यूजिंग इट इन फ्रिज में रखें तो इट कैन बी यूज्ड अप टू 3 days. और सर्दियों में रूम टेम्परेचर पे यू कैन यूज़ अप टू 1 day. तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेल हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा. तो मेन प्रैक्टिस हाइजीन की है
ताकि वो इन्फेक्शन से फ्री हो। तो जो बच्चा ले रहा है मिल्क, उसको मिल्क की सारी अफादियत मिल जाए और इन्फेक्शन ना मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये डोनर्स जो हैं वो किस तरह से आएंगे, मिल्क बैंक में किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा डॉक्टर रेहान? और जाहिर सी बात है ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ जो है वो बनाया गया है, दीगर हॉस्पिटल्स को भी ज़रूरत होगी, तो किस तरह से एक्सपेंशन होगी, किस तरह से जो है ना वो काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तो जो है अभी अपने हॉस्पिटल के लिए अपने हॉस्पिटल के लिए ठीक है। अभी जो है क्योंकि हमें जो है इसमें शराइत काफ़ी हैं। ये जो है आप किसी ऐसे बच्चे को नहीं दे सकते ये मिल्क जिसकी अपनी सकिंग और सॉलोइंग है। ये हमारे दारुल-उफ्ता से जो हमारी शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हैं और उसकी हुदूद भी बयान की गई हैं। ठीक, इस तरह से कि किस तरह से जो डोनेटेड मदर है और जो रिसीविंग मदर है उसको किस तरह से उसके आईडी कार्ड्स जो है वो बदलने हैं, उसे सारी उम्र जो है अपनी शनाख्त रखनी है। किनशिप के मैटर्स जो सारे आ जाते हैं एग्जैक्टली ये मैं भी जब हम ये कल बात कर रहे थे ना तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैं भी करूँगी आपसे बात। तो इसमें शराइत बहुत ज़्यादा हैं। सो जैसे डॉक्टर खुरत कह रही थी कि ये जो है ख़ास टेम्परेचर पे अप टू -31 फ्रीज़ कर दिया जाएगा। एज़ फार एज़ कि किस तरह से उसको अचीव किया जाए वो अब गेट टू वो है। देखिए इस वक्त भी बहुत सी ऐसी माएँ हमारे NICU में हैं जो कि विलिंग हैं अपना मिल्क डोनेट करने के लिए। अच्छा, सो पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग बात की जा सकती है, कैंपेन चलाई जा सकती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं जिनसे हम जो है लोगों को इस बात पे आमादा करें कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइफ सेविंग। और लाइफ सेविंग के लिए हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है वॉलंटियर करने। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो कि प्रीमेच्योर कंडीशन में है, वो सबसे बेसिक बात तो है उसको कितने दिन तक जो है वो माँ का दूध चाहिए, जब तक उसकी अपनी माँ किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में है किसी भी वजह से। तो एक स्पैन क्या होगा कि एक डोनर का जो है वो उसको मिल्क चाहिए, डॉक्टर कुर्रत? तो यूजुअली हमारे जो प्री टर्म की NICU एडमिशन की रेंज है वो 1.2 kg से कुछ जो कम बच्चे होते हैं, वी कीप दैम इन NICUs फॉर फीडिंग एंड ग्रोथ। उसके बाद और इनिशियल के जो डेज़ होते हैं नॉर्मली हम 39 वीक से कम 37 वीक से कम को प्री टर्म कहते हैं, लेकिन जो अर्ली प्री टर्म्स होते हैं ऑलमोस्ट 32 वीक से जो कम बच्चे होते हैं, दे डू नॉट हैव देयर सकिंग। तो उनको और उनकी गट इज़ नॉट दैट मैच्योर कि वो टॉप फीड ले सकें, तो उनको प्रॉब्ली मदर मिल्क की ज़रूरत होती है, इधर हर ओन मदर मिल्क या फिर डोनर फीड की। तो वही बच्चे होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और किस वेट तक चाहिए होता है, तो यूजुअली वे वेट टिल 1.2 kg और उसको अचीव करने तक कितने मंथ्स लग जाएंगे? 1.7 kg तक यूजुअली बच्चा गेट से जोन सकें, तो उसके बाद बच्चा सक कर सकते हैं और गट इतनी मैच्योर हो जाती है कि टॉप फीड टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली 1.2 इज़ द लीस्ट रेंज जिससे पहले हम वी डू नॉट कंसिडर कि हम कोई टॉप फीड दे सकें प्री मैच्योर बच्चे को। उस तक पहुंचने के लिए कितने महीने लगेंगे? करने के लिए अगर बच्चा इस 28 वीकर है और उसका बर्थ वेट 800 ग्राम्स है, तो ही और शी माइट नीड 1 to 2 months टू रीच 1.2 kg। ठीक, ही इज़ एसेप्टिक, अगर उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर इन्फेक्शन हो गए या वो बीमार हो गया और स्टे बढ़ गया NICU को, तो ऑफ कोर्स ये टाइम और डिले हो जाएगा। तो हर इन्फेक्शन हर रिस्क जो है ना वो वेट गेन को रिड्यूस करता है। ठीक, तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक लेके बाद जो है ना वो हाजिर होंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं इस हवाले से, तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है, मिल्क बैंक बनाया गया है, और ये जो मैं अभी हम वक्फे में बात कर रहे थे, तो डॉक्टर रेहान ज़रूर इसे ऑनर बताएं कि ये कहाँ है फैसिलिटी, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहाँ है। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये कहाँ होगा, तो कौन से लोग इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, किस इलाके में है कराची में? सो बेसिकली ये जो इदारा है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी, ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 में ही विद इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है, और इट इज़ बीन ऑपरेटेड बाय द सिंध गवर्नमेंट, इट इज़ बीन फंडेड बाय द सिंध गवर्नमेंट। सो ये जो ये इदारा जो है कोई प्राइवेट या NGO या इस तरह का इदारा नहीं है। इट्स जो है एक्ट के थ्रू जो है सिंध असेंबली में पास होके, सो इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। ये जो हम फुटेजेस देख रहे हैं उसी के हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो? जी जी बिल्कुल यही है। भाई हुआ ये कि हमने NICVD का जो है ना वो पिछले साल में दौरा किया,
और वो करवाया गया। तो हम जब जर्नलिस्ट गए तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि वाकई एक NICVD का नाम था कि हाँ भाई काम हो रहा है, अच्छा इलाज होता है, बेहतर सहूलियात मिल रही है, ठीक है, लेकिन परसेप्शन वही था कि सरकारी इदारा होगा तो ये। लेकिन अब जब भी NICVD की बात आती है वहाँ पर जाने के आने के बाद, और हम उसमें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो जैसे भी बताया छोटे बच्चों की सर्जरीज के हवाले से वार्ड्स वगैरह और दीगर चीज़ें जब विजिट कराई तो परसेप्शन वॉज टोटली चेंज। तो अभी मैं यहाँ पर ये चीज़ सुन के डॉक्टर रेहान मैं वाकई बहुत हैरान हूँ, और मुझे अल्लाह ताला टाइम मिल जाए मैं ज़रूर जो है ना इसको भी विज़िट करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में इस तरह के इनिशिएटिव्स आप क्या समझते हैं कि कितने ज़रूरी हैं और बेहतर सहूलियात की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम सेहत में इस वक्त जी सरकारी सतह पर? देखिए जो है हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं आपस में कि सिंध गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट। वो जो है सेहत के शोबे में ख़ास तौर पे बहुत ग्रां कदर काम हो रहा है। हमारा इशू ये है कि हम जो है जब जाके देखेंगे नहीं उस वक्त तक समझ नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल अपनी यूनिट की एग्जांपल दूं। हमारे पास इस वक्त प्रॉबेबली पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, टर्शी केयर इंटेंसिव केयर। अच्छा, नाउ नंबर से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको दूसरे अस्पताल मिल जाएं जिसमें जी 100 बिस्तर अस्पताल या, लेकिन वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेरे पास जो है हम लोगों के पास SICHN में 52 बेड टर्शरी केयर NICU है। एवरी बेड इज़ एन इंक्यूबेटर बेड। अच्छा, हर बेड वेंटिलेटेड बेड है, हर बेड मॉनिटर्ड बेड है। सो कोई भी बेड ऐसा नहीं है कि हमने उसको बिस्तर पर डाल दिया। एवरी सिंगल बेड कैन बी अ वेंटिलेटेड बेड। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। बैक टू द पॉइंट, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुझे इस हवाले से भी बताएं कि जो हम डोनर्स की बात, एक मदर डोनर है, जैसे कि डॉक्टर रेहान ने भी बताया कि ये एक्सचेंज ज़रूर किया जाएगा कि जनाब कौन से बच्चे को किस मदर ने डोनेट किया है। एक ही मदर का दूध उस बच्चे को यानी थ्रू आउट द टाइम स्पेंड प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्टर को, क्या तरीका होगा? तो इट कुड बी ऑफ मैनी मदर्स। अच्छा। लेकिन जितनी भी मदर्स, क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा और बच्चा कितने दिन वो मिल्क डिज़ायर करता है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब तक कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है और बच्चे को मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो ये मिल्क बैंक प्रोवाइड करेगा मिल्क को। उसमें डिफरेंट मदर्स हो सकती हैं, लेकिन एवरी मदर का NIC, उस फैमिली का NIC वुड बी शेयर्ड विद द पेरेंट्स जो रिसीवर्स होंगे, और पेरेंट्स का जो रिसीवर्स होंगे उनको डोनर से शेयर किया जाएगा, सो दैट वो अपने पास रखेंगे और फिर उनकी आइडेंटिटी होगी। लेकिन मीट ईच अदर एज वेल अगर वो मिलना चाहते हैं, बिकॉज दे वुड बी इन सेम विसिनिटी, शायद उसी वक्त उन डोनर मदर का बच्चा भी एडमिट होगा और वो रिसीवर मदर की बच्ची भी एडमिट होगी, तो वो दे कैन सी ईच अदर एज वेल। लेकिन अगर वो नहीं मिल सकते तो भी दे वुड हैव ID कार्ड्स ऑफ। सो जस्ट टू ऐड, हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो स्टार्ट लें तो वो एक सिंगल मदर का जो है वो मिल्क जो है उस बच्चे को जो है मिल जाए जो कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन हम आगे जाके हमने जो है जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि 3 मदर से ज़्यादा का हम मिल्क जो है वो मिक्स नहीं करेंगे। जितना आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना आइडेंटिफिकेशन, डाटा मैनेजमेंट और इन तमाम चीज़ों में NIC शेयरिंग में, इसमें तमाम चीज़ों में आपको मुश्किलात पेश आती चली जाएंगी। सो दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंगल मदर का मिल्क जो है जो डोनेट होगा। लेकिन इसके लिए ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आज इस बच्चे को लेट्स सपोज कि फरीदा का ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है तो दूसरे दिन जो है ज़ुबैदा का ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ना हो। कोशिश जो है हमारी ये हो कि अगर एक डोनेशन आई है तो उस डोनेशन से एक ही बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो और फिर आगे उसको देखा जाए कि उसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये मिल्क कलेक्शन का तरीकाकार क्या है? वहाँ यूनिट में ही, आप हॉस्पिटल में ही कलेक्ट करेंगे या जो है वो किस तरह से जो है ना वो आप लोगों ने इसका तरीका बनाया है? सो जी कंसेंट जो है वहीं हॉस्पिटल में ही, क्योंकि हमारे पास जो 52 बेड NICU है उसमें उन बच्चों की माएँ जो है वो हैं, उनमें टर्म बेबी भी होते हैं, प्री टर्म बेबी भी होते हैं। वही माएँ जो कि टर्म बेबी जिनका है और उनका मिल्क जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है और वो डोनेट करना चाहती हैं। सो वहीं अस्पताल में ही हमने जो है मिल्क बैंक बनाया हुआ है। वो मदर जो है हमारा स्टाफ उनको मिल्क बैंक में ले जाएगा, वहाँ वो उनके कंसेंट फॉर्म्स और तमाम
कागजी कार्रवाई के बाद वो उसी जगह पर अपना मिल्क डोनेट करेंगी और उसी जगह पे वो फ्रीज और पास्चराइज इलेक्ट्रिक पंप्स वगैरह लगाए हुए हैं आप लोगों ने, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, इसमें भी आपको कलेक्शन करने के लिए भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप पर्सनली अगर कलेक्ट करने जाएंगे तो एक एक पंप इस कदर इस वक्त महंगा है कि वो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड मैनुअल इज़ वेरी हेक्टिक। तो जी इलेक्ट्रिक पंप्स वगैरह सब मौजूद हैं। हम जब इससे पहले जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो वी आर इन कांटेक्ट विद अदर मिल्क बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड। हाँ एग्जैक्टली, इनका मॉडल भी तो अंडरस्टैंड किया होगा, मॉडल अंडरस्टैंड करने के लिए। साहब भी सरप्राइज कि जब हमने जो है वो इंग्लैंड के मिल्क बैंक से कांटेक्ट किया तो हमने उनसे ऐसे पूछा कि भाई एक मदर आपको कितना मिल्क डोनेट कर देती है, तो उन्होंने हमें बताया विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू अस कि एक मदर उनको 2.5 किलो मिल्क दे देती है। अच्छा, ये और कितने टाइम में? ये ओवर 2 मंथ्स पीरियड। बच्चे के लिए वो दूध बहुत है और काफ़ी है, और एक आप पूरी ज़िंदगी बचा रहे हैं। अगर हम इसका दूसरा, जहाँ हमने शरीयत के पहलू डिस्कस किए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्योंकि मेरे जहन में भी सबसे पहले जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तो मुख्तलिफ सवालात थे, और उन सवालों को डॉक्टर रेहान ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया कि हाँ अगर आप डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जब कोई भी बच्चा किसी माँ का दूध शेयर करता है तो फिर शरई मसाइल ये हैं कि वो रज़ाई भाई और बहन होता है, फिर आगे जाके जब शादी और इज़्दिवाज के मामलात होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि आप वहाँ पर रिश्ते नहीं जोड़ सकते। तो वो कज़न ब्रदर्स में भी हम इस तरह से देख रहे होते हैं, फैमिलीज़ में भी दूध जो है वो डोनेट किया जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ का तो खासा अहतमाम किया जाता है और ख़याल रखा जाता है। कंक्लूसिवली डॉक्टर रेहान, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आगे जो है वो यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है, आगे भी डिफरेंट सेंटर्स में इसको ले जाने का इरादा है? बिल्कुल जी, हम जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे हमारा ये मॉडल जो है अल्लाह करे आगे चले, तो हम जो है इसको JPMC में भी, जिन्ना अस्पताल में भी हम प्लान कर रहे हैं इसको ले जाने का, और इसी तरह आगे प्रॉब्ली हमारी मिसाल लेके फिर और सेंटर्स भी जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में 100 से ज़ायद मिल्क बैंक इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला है। सो इस हिसाब से अगर आवाम के तनासब से देखा जाए तो हमारे पास उनके 100 हैं तो हमारे पास 20 तो होने चाहिए कम से। सही, बिल्कुल। बात जाते जाते बस सिर्फ यही कि माँ के दूध में अभी जैसे आप देख भी रहे हैं कि बार बार हमने जिक्र भी किया और कहा कि बच्चों के लिए तो असल फास्ट फूड, असल ज़िंदगी जो है ना वो उसी में है, तो हम सबको उसका ख्याल रखना है। और जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो किसी भी बच्चे की जान बचा सकती हैं माँ, तो यकीनन ये सदका जारिया भी है, बहुत बड़ा सवाब भी है किसी जान को बचाना और उसकी हिफाजत करना। डॉक्टर रेहान, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया और वेरी इंस्पायरिंग, और ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी दिन ज़रूर विज़िट करूँ। डॉक्टर कुरार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम देख रहे हैं कि मज़े मज़े के जब सीज़न आता है तो मज़े मज़े के फ्रूट्स भी आते हैं, और हर मौसम के साथ हर तरह का फल अल्लाह ताला ने उतारा है, और हम बार बार ये बात कहते हैं कि हर उस फल के अंदर भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भरपूर फ़वाइद होते हैं, और जो है बहुत सारी जो है इंसानों के अल्लाह ताला ने उसमें चीज़ें उतारी होती हैं। हमें समझने की ज़रूरत, बीमारियों के इलाज उतारे होते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो फ्रूट जो आ रहे हैं मार्केट में, इनकी अफादियत क्या है, इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं, संवार सकते हैं अपने आप को। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है ना आड़ू बड़ा अच्छा मार्केट में आ गया है, और आड़ू के साथ साथ जो है ना उसकी हम सारे फ़वाइद पे भी बात करेंगे। और आड़ू के साथ एक और फल है लोकाट। अच्छा, लोकाट क्या है, लोकाट के फ़ायदे क्या होते हैं, लोकाट कितने टाइम के लिए आता है, और कौन किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन लोग खा सकते हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टार्टिंग विद लोकाट, शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अमरूद बन के क्यों आए हुए? मैं ऐसा ही आई हूँ लोकाट की मैचिंग का, ठीक है मेरा लोकाट का ना, बिल्कुल सही, इत्तेफाक है। तो ये जो लोकाट है शाह साहब, इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये ज़्यादा देर के लिए तो नहीं आता ना, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है? महीना 20 दिन के लिए है ना, बस, बहुत, हाँ। इसके बाद नहीं मिल रहा होता। और इसकी जो खाने वालों की तादाद है वो लोकाट से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, इसमें मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और ये फुल फ्रॉम प्रोटीन एक ग़िज़ा है ये,
ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा ज़ुद हज़म है, ये हाजमे को बेहतर करती है, जिगर की अफादियत को बेहतर करती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है, और इसमें वो मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके हड्डियों में दर्दों में भी मुफीद होते हैं। जो सबसे ज़्यादा, ये सर से लेके पाँव तक के लिए एक ख़जाना है, ऐसे ज़रूर इसके सीज़न में इस्तेमाल किया करें। टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है इसका? मैंने लोकार्ड वैसे ट्राई नहीं मीठा किया। होता है। अच्छा। खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। और दूसरा ये है कि आप इसको कम से कम 1 बाउल रोज़ाना खा लिया करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसका साइज़ भी अंगूर से थोड़ा सा बड़ा होता है। छील के खाते हैं इसको, ऐसे ही खा लेंगे? इसका छिलका उतार के भी खाते हैं, बाज़ लोग छिलकों के समेत भी खाते हैं इसे। और इसके अलावा ये पाइल्स के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये कब्ज़ होने नहीं देता। फाइब्रस है ना? जी हाँ, फाइब्रस फ्रूट फाइबर है। होता है इसके अंदर। और ये कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है। आंतों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, भूख की कमी को पूरा करती है। और दूसरा ये कि जिस्म को ताकत देती है। ये बाज़ लोग होते हैं ना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, हड्डियों में दर्द फील करते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। सही। एंटी कैंसर भी है ये। अच्छा। हाँ, कैंसर होने नहीं देता। सही, ज़बरदस्त। तो छोटे से फल में बहुत सारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे हैं। उन लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ अब ये फ्रूट है क्या, इसको खाना क्यों है, ये भी तो मसला है ना शाह साहब कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा तमाम जो फल फ्रूट्स हैं वो उनके मौसम के हिसाब से है। वो आपको बीमारियों से भी बचाती है, और तकरीबन तमाम फलों के अंदर जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जो कि आपकी कमज़ोरी को दूर करती है। उमूमन हम क्या कर रहे होते हैं, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को हमने देखा है कि जब भी किसी भी कंप्लेन के साथ जा रही होती हैं, कमर दर्द या जो है ना वो आपने देखा बाल झड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो वो आपको यही होता है कि या तो खून की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है। तो इन फ्रूट्स के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो सप्लीमेंट्स हमें डॉक्टर लिख देते हैं कि आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर खाएँ, तो वो आप गोलियाँ फांक रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह होती हैं। अगर आप देखें, कहते हैं कि बाल गिर रहे हैं, अब बाल जो गिर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आयरन की कमी हो, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाज़ लोगों को डायबिटीज़ होती है, बाज़ लोगों को पेट के अमराज होते हैं जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, बाल गिरते हैं, नाक बंद होती है, गले में रेशा गिरता है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से बाल गिरते हैं, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होते हैं, इनकी वजह से बाल गिरते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो मज़े मज़े के आड़ू आ रहे हैं, और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है आड़ू? मैं तो कहती हूँ बच्चों को तो सारे फ्रूट ही खिलाने चाहिए। नहीं, बच्चों को तो शुरू से ही आदत लेकिन डालनी शाह चाहिए। साहब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना खाना पसंद नहीं कर रहे होते फ्रूट, तो उनको किस तरह से खिलाएं, उनको किस तरह से शौक पैदा करें? देखिए, इसका शेक टाइप का बना के भी दे सकते हैं, इसका जूस भी बना के दे सकते हैं आप। लेकिन ये है कि बच्चों को शुरू से एक आदत डालेंगे ना कि फ्रूट्स की भी, सब्जियों की भी, हर चीज़ की, तो वो एंड तक चलेगा। जब बड़े भी हो जाएंगे, उनके बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो हर चीज़ खा रहे होंगे। अब वो जो एक फेवरेट की तरफ छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो उसके बाद वो कहता नहीं मुझे बाहर से फला चीज़ मंगा दो, फला चीज़ मंगवा दो, तो फिर वो घर की चीज़ों को बच्चे अमूमन क्या कर होते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है वैसा है, छोड़ के भाग जाते हैं, जो कि उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा होता। देखें, अगर ऐसी सूरत हो, आजकल आलूचा भी आया हुआ है मार्केट में। आलूचा जैसे आलू बुखारा भी कहा जाता है, फ्रेश। आप एक आलू बुखारा उसको खिला दें, थोड़ी देर में आप देखें उसको भूख लगेगी, क्योंकि वो भूख बहुत लगाती है। तो आप देखिएगा हर चीज़ खाएगा वो। अगर आपको जो फ्रेश आलू बुखारा नहीं मिल रहा, आप सूखा हुआ ले लें जो बिरयानी में डालते हैं, उसके दो दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें, और आधा चम्मच सौंफ भी डाल लें। थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें। अगर बच्चा तकरीबन 7-8 साल का है तो 2 घूंट पिला दें। 2 घूंट में देखें 15 मिनट बाद उसको कितनी भूख लगती है। और उमूमन मुझे ऐसा लगता है सही वक्त पर भी ना कोई फल या कोई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करनी तो वो करवाना ज़रूरी है। क्या होता है, भरे हुआ पेट है और अगर आप उसको फ्रूट दे दोगे तो उस वक्त उसको दिल भी नहीं चाहेगा ना वो खाना चाहेगा। तो जब आपने देखा हो कि खाना खाए हुए 1-2 घंटे गुजर गए और अब ये राइट टाइम है, स्नैक टाइम के तौर पर आप उसको दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, हर एक चीज़ का एक टाइम रखिए। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट एक टाइम रख लें, जैसे 8 बजे करना है। खाना दोपहर 12-1 बजे के दरमियान में खा लेना है दोपहर का। रात का 7-8 बजे के दरमियान में खाना खा लेना है, या 8:30-9 बजे खा लेना है। इसके अलावा ज़्यादा लेट ना करें। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाना चाहिए सोने के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याह्या, आप बताइए आप कैसे हैं? नहीं देखिए, आखिरी नमाज है, मैंने कहा फोन भी कर लेता हूँ। शाह साहब को देख के दिल में पहले लगता है कि सवाल करने में दिल चाहता है। जी रमशा, आलू को आपने लोकाट की बात की ना, मैं तो जरूर खाता हूँ। बहुत मुख्तसर पीरियड का मैं तो हर जो फ्रूट है ना, इसमें छोटे छोटे वो काले काले से हम लोग होते। हालांकि इन चीजों में ना दिन इतने ज्यादा खाना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसकी हिफाजत होती है, इसके असरात आते हैं मौसम के साथ।
अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा शाह साहब से, और रमशा मैं चाहूंगा कि इस पे एक प्रोग्राम रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फल हैं दुनिया भर में जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में ऐसी सब्जी भी यूज होते हैं। अब जैसे केले हैं, वो कच्चे केले की सब्जी भी बनती है, वो हमारे यहाँ बहुत कम रुझान है, उसके क्या फायदे हैं? तो ये दूसरी बात है, कटहल एक फल है जो बहुत हमारे यहाँ आता है लेकिन कम लोग इसको भी खाते हैं, इसकी भी कच्ची, इसके बीजों की भी सालन बनता है। तो कटहल पे एक प्रोग्राम रखिए, क्योंकि ये कराची में मिलता बहुत है, लोगों को इतनी अवेयरनेस इसके बारे में नहीं पता। तो शाह साहब मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें कटहल के बारे में आप बताएं। सही, बहुत शुक्रिया आया, आपने हमें कॉल किया। कटहल के हवाले से पूछ रहे थे आया ना कि कटहल के कितने फायदे हैं, और इस हवाले से भी देखें, ये आपको सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो न्यूट्रिशन बता सकेंगे, जो इनकी वैल्यू बता देते होते हैं। जैसे कटहल हो गया, कच्चा केला हो गया, कच्चा पपीता हो गया। कच्चा पपीता सिर्फ किसी चीज़ को नरम करने के लिए नहीं होता। इस वक्त तो बारबेक्यू मैरिनेट करने के लिए सब कच्चा पपीता पीस के रख रहे हैं फ्रिज में, रख रहे हैं, तो ये अलग एक मैटर होता है। इसका सैलेड भी बनता है, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। बाज़ लोग वेट लॉस के लिए करते हैं, बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के परहेज़ी खाना बनाने के लिए करते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा किसी दिन रख लेंगे ना हम इसको, तो अगर आप इस पे प्रोग्राम पूरा रख लें तो इंशाल्लाह उसमें हम पूरी अवेयरनेस देंगे आप। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो शाह साहब अभी एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वेरिगोन्स वैन्स हो जाते हैं, रगों के गुच्छे बन रहे होते हैं हाथ पाँव पे, और उसमें जलन भी होती है, उसमें खिंचाव भी होता है। बाज़ लोगों को कुछ भी नहीं होता लेकिन रगें उभरती जा रही पड़ी हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है सुमलू के नाम से, ये हज़ारा में, कैपिके में बहुत पाया जाता है। इसको सुम्बल भी कहते हैं, पीले रंग की होती है और थोड़ी सी कड़वी होती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कम से कम 40-45 दिन तक इस्तेमाल करें। ये सारी रगें खोल देगा जो ब्लॉक हो रही होती हैं। वेरिगोन्स वैन, ये वेरिकोस सेल वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उमूमन क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसका इलाज क्या है ना। देखिए ये ब्लॉकेज हो जाती है, बाज़-औक़ात खून गाढ़ा होने की वजह से भी होती है, बाज़-औक़ात किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, बाज़ लोगों को विरासत की वजह से भी होती है, ख़ानदानी भी होती हैं, जैसे शुगर ख़ानदानी होती है। तो इस तरीके से ये भी होती हैं। तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करें, आस्ते आस्ते ये रगें खोल देगी आपकी। बाज़ लोगों के हाथ पाँव जल रहे होते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, तो आपने 1 चाय वाली चम्मच तुख्म बलंगा, 1 चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना, 1 चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट वो पी लिया करें आप। अगर आपको जायका करना हो तो उसमें कोई भी लाल मशरूब डाल सकते हैं। आप देखिएगा पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा और गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस होगी। ज़बरदस्त। तो शाह साहब आपने वक्त दिया और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, आड़ू से मुतालिक, लोकार्ट से मुतालिक, ब्यूटी टिप्स भी आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के पानी।